चेतना या कहें कॉन्शियसनेस दिमाग या शरीर में नहीं होती है। यह बात चौंकाने वाली ज़रूर लग सकती है, क्योंकि किसी से भी यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या चेतना दिमाग में होती है, या ऐसा भी अगर पूछा जाए कि क्या चेतना शरीर में होती है, तो कदाचित सभी मुस्कुराते या हंसते हुए कहेंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि चेतना या कहे कॉन्शियसनेस दिमाग में होती है। लेकिन हमारा कहना है कि चेतना ना तो दिमाग में होती है, ना ही शरीर में कहीं और होती है। हम पूछना चाहेंगे कि यदि चेतना शरीर में अथवा स्पेसिफिकली दिमाग में होती है, तो उसका कोई एक्सपीरियंशियल प्रूफ, कोई अनुभवगत प्रमाण है, कोई एविडेंस है? और बात जब एविडेंसेस की आ जाती है तो हमें विज्ञान याद आ जाता है, साइंस याद आने लगती है, और फिर हम कह सकते हैं कि न्यूरोसाइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि वैज्ञानिक निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से से कौन से विशेष भाव, विचार आदि प्रकट होते हैं। लेकिन क्या ऐसी बातें, ऐसी रिसर्चेस अपने आप में कोई अनुभवगत प्रमाण है कि चेतना दिमाग में होती है? आज की चर्चा में विचार करेंगे इन्हीं सब बातों पर, और चर्चा के अंत में पहुंचेंगे इस अंतिम निष्कर्ष पर कि चेतना या कहे कॉन्शियसनेस दिमाग में अथवा शरीर में नहीं होती है। तो चर्चा को शुरू करते हैं इस बात से कि कैसे विज्ञान दशकों से एक उलझन को नहीं सुलझा पाया है, जिसे कि वैज्ञानिक जगत में कहा जाता है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। संक्षेप रूप में यदि इस हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की जाए, तो एक वाक्य में हम यह कहना चाहेंगे कि वैज्ञानिक दशकों से यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिरकार ये पता चलना क्या है और कैसे यह मस्तिष्क में उद्भूत होता है। अब इस बात को थोड़ा सरल करते हैं। सामने लाल रंग का फूल खिला है, तो विज्ञान यह तो निर्धारित कर सकता है कि सूर्य के प्रकाश में शामिल कौन सी वेवलेंथ की किरण फूल की बाह्य सतह से परावर्तित होकर आपकी आंखों के रेटिना पर पड़ रही है। परंतु लाल फूल के जिस लालपन का संज्ञान आपको होता है, पता आपको चलता है, वह ज्ञान किस प्रकार से मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। समस्या यही है कि मस्तिष्क जो कि एक पदार्थ है, उसमें से चेतना, कॉन्शियसनेस कैसे प्रकट होती है। इस सारी कवायद के पीछे एक बात समान रूप से व्याप्त है। वह बात है कि संज्ञान या पता चलने की घटना मस्तिष्क में घटित होती है। इसी बात से यह सत्संग हमने शुरू किया था कि चेतना मस्तिष्क में नहीं होती है। चेतना, जिसका कि मौलिक स्वभाव ही है पता चलना, यदि वह मस्तिष्क में है, तो सामने हम जिस लाल फूल को देख रहे हैं वह भी मस्तिष्क में ही पता चलना चाहिए। यदि ऐसा है तो बाहर कोई फूल है, कोई संसार है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं रह जाएगा। तब तो सारा का सारा ब्रह्मांड इस खोपड़ी में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारा ब्रह्मांड इस मस्तिष्क में हो, क्योंकि फिर मस्तिष्क किस में होगा। बस इसी बिंदु पर यदि ध्यान दिया जाए कि चेतना, जिससे कि कुछ का भी पता चलता है, वह ब्रेन में, मस्तिष्क में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसी चेतना से ही तो मस्तिष्क का भी पता चलता है। बड़ी बड़ी उलझनें, बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियों का ही नतीजा हुआ करती हैं, इसलिए सुलझती नहीं। हम उल्टा क्यों नहीं सोचते
कि चेतना दिमाग में या शरीर में नहीं होती, बल्कि दिमाग अथवा शरीर चेतना में होता है। ऐसा उल्टा सोचने में सबसे मुख्य समस्या यह है कि हमारे विषयगत अनुभव, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, निजी हुआ करते हैं, प्राइवेट हुआ करते हैं। अर्थात यदि दो व्यक्ति ए और व्यक्ति बी एक लाल रंग के फूल को देख रहे हैं, तो दोनों के द्वारा देखा गया दृश्य उनका अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वप्न को नहीं देख सकता, दूसरे व्यक्ति के द्वारा देखा गया स्वप्न उसका अपना निजी अनुभव होता है, प्राइवेट होता है। ठीक वैसे ही हम सभी के साथ घटित हो रहे विभिन्न विषयगत अनुभव भी हमारे निजी अनुभव हुआ करते हैं। इसलिए यदि ऐसा उल्टा सोचा जाए कि चेतना में दिमाग होता है, तो इन अनुभवों की प्राइवेसी खत्म हो जानी चाहिए। ये तर्क काफ़ी अच्छा है इस बात की प्रतिस्थापना को रोकने में कि चेतना में दिमाग होता है, परंतु इस समस्या का समाधान, या कहें इस तर्क की काट, खुद इसी तर्क में छुपी है। कैसे? यह इस प्रकार से है, जब दोनों व्यक्ति ए और व्यक्ति बी लाल रंग का फूल देखते हैं, तो बेशक उन दोनों के द्वारा किए गए अनुभव वैयक्तिक हैं, पर्सनल हैं, परंतु दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों को ही लगता है कि वे एक ही फूल को देख रहे हैं। अर्थात जिसको कि अनुभव हो रहा है, वे व्यक्ति ए और व्यक्ति बी एक दूसरे से भिन्न हैं। फूल देखने के उनके विषयगत अनुभव भी भिन्न हैं, परंतु लाल फूल जिसका कि अनुभव हो रहा है, वह फूल एक ही फूल है जिसको कि दोनों देख रहे हैं। इस विषय में दोनों एक मत हैं। ये एक मत होना ही इस एकदम नई सोच की संभावना को बल प्रदान करता है कि क्यों ना उल्टा कहा जाए कि दिमाग में कॉन्शियसनेस नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस में दिमाग होता है। हमारा ही दिमाग नहीं, बल्कि हम सभी का दिमाग, शरीर, यह संसार, सब कुछ। आइए इस उल्टी सोच पर विचार करते हैं। जरा विवेक करें कि जब सामने किसी लाल रंग के फूल को देखते हैं, तो वह अनुभव किसी फूल को देखने का अनुभव होता है या सिर्फ देखने का अनुभव होता है? क्या फूल कहता है कि मैं फूल हूँ, मैं लाल रंग का फूल हूँ? क्या फूल के पास भाषा है कि वह कुछ भी कह सके? इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर ना में होगा। फूल कभी नहीं कहता कि मैं फूल हूँ। फूल कभी नहीं कहता कि मेरा रंग लाल है। ये सब प्रतीति आप करते हो क्योंकि भाषा आपके पास है। यदि आप व्यक्ति ए हैं और हिंदी आपकी भाषा है, तो इस प्रकार की ही व्याख्याएं करेंगे। परंतु यदि व्यक्ति बी के दृष्टिकोण से देखा जाए और वह व्यक्ति की भाषा हिंदी के बजाय कोई दूसरी भाषा है, तो वह अपनी ही भाषा में व्याख्या करेगा। यदि अंग्रेजी उसकी भाषा है, तो फूल उसके लिए फ्लावर होगा और लाल फूल उसके लिए रेड फ्लावर होगा। व्याख्या के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन, दोनों व्यक्तियों की इंटरप्रिटेशंस, व्याख्याएं भिन्न होंगी। व्याख्याएं भिन्न होंगी तो क्या उनके देखने के अनुभव भी भिन्न होंगे? आप यदि चेतना को मस्तिष्क में ठहराते हो तो ही ये देखने के अनुभव भिन्न हो सकते हैं, परंतु यदि दिमाग को, शरीर को, फूल को और संसार को चेतना में ठहराते हो तो दो देखने के अनुभव भिन्न भिन्न अनुभव तो होंगे, परंतु भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुभव ना होकर एक ही चेतना के दो अनुभव होंगे। ऐसा कैसे? आइए इस गूढ़ गहन बात को समझते हैं।
यदि भाषा के द्वारा आप अपने देखने के अनुभव की, इस लुकिंग की व्याख्या ना करें तो दो चीजें लुप्त हो जाएंगी। पहली चीज जो नहीं रहेगी वह है दृश्य, अर्थात जिसको कि जाना जा रहा है, और दूसरी चीज जो नहीं टिक पाएगी वह है दृष्टा, जो कि जान रहा है। विचार अथवा भाषा के द्वारा ही ये दोनों समुपस्थित होते हैं। और ध्यान देने लायक बात यह है कि विचार के द्वारा ही देश एवं काल भी समुपस्थित होते हैं। एक भाषा रहित छोटा शिशु नहीं जान सकता कि ये हाथ है, ये मेरा हाथ है, यह माँ है, ये माँ का स्तन है। वो कोई विभाजन नहीं करता, और किसी भी प्रकार का विभाजन ना करने के कारण वह खुद भी नहीं होता, अर्थात वहाँ कोई नहीं है। परंतु माँ बाप रिश्तेदार तो आकर उसे प्यार दुलार ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि वहाँ कोई हो, जो कि उनका बेटा, उनका पोता आदि हो। वे मूर्ख हैं यदि वह ऐसा सोचते हैं। यदि भाषा रहित हो जाए तो ना तो कुछ ऐसा रह जाएगा जिसको कि देखा जा रहा है, और ना ही कोई व्यक्ति रह जाएगा जो कि कुछ को भी देखने वाला है। अर्थात दृष्टा एवं दृश्य दोनों नहीं रहेंगे। इसी के साथ देश एवं काल भी नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दृश्य के होने से ही देश एवं काल भाषा करते हैं, जिसकी प्रतीति दृष्टा को होती है। इस प्रतीति से ही दृष्टा किसी दृश्य अथवा फूल को अपने सामने किसी भौतिक दूरी पर प्रतीत किया करता है, क्योंकि खुद को वो पीछे शरीर में, दिमाग में महसूस किया करता है और वैज्ञानिक बनकर बोला करता है कि चेतना दिमाग में होती है। अब इसी बात को यदि फूल देख रहे व्यक्ति ए और व्यक्ति बी पर घटाएंगे तो ना तो व्यक्ति ए कहीं है और ना ही व्यक्ति बी कहीं है, ना ही देश है और ना ही काल है। व्यक्तियों के ना होने से, देश एवं काल के ना होने से सिर्फ देखने का अनुभव शेष है। परंतु व्यक्ति ए और बी के अपने एक व्यक्ति, एक दृष्टा होने के दृष्टिकोण से इसी देखने के अनुभव के दो रेफरेंस पॉइंट निर्धारित हो जाते हैं, जिनका स्थान उन दो व्यक्तियों का मस्तिष्क हुआ करता है, हेड हुआ करता है। तो इस प्रकार का ये खेल है, और इस खेल का कोई कर्ता नहीं है जो कि इस खेल को खेल रहा हो। इसी खेल को मनीषियों ने भांति भांति से समझाने की चेष्टाएं की। भगवान बुद्ध ने कहा तथाता कि जो भी कुछ घटित हो रहा है ठीक घटित हो रहा है और ठीक समय पर घटित हो रहा है। वही ऋग्वेद के पुरुष सूक्तम ने इसे विराट पुरुष के रूप में इंगित किया। भक्तों ने इसे ईश्वर के रूप में लिया, लीला कहा, तो किसी ने इसे प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। शायद इस समय विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 9 बिलियन है, तो 9 बिलियन रेफरेंस पॉइंट तैयार हैं एक ही संसार की प्रतीति के लिए। और 9 बिलियन लोगों की यही धारणा है कि वे आंखों द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, जबकि ये सारे एक मैकेनिज्म के छोटे छोटे हिस्से हैं जिन्हें बहुत थोड़ी सी फ्री विल दी गई है यह मानने के लिए कि उनके पास फ्री विल है। ये एक अलग विषय है फ्री विल का। अभी इसी प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने हेतु हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक बात को विचार में लेते हैं। वैज्ञानिक दशकों से परेशान हैं कि आखिरकार पदार्थ से चेतना उत्पन्न कैसे होती है। उनकी इस समस्या का आधार उनकी यह मान्यता है कि पदार्थ है। 2500-3000 हजार वर्षों से इसी गलत मान्यता को ढो रहे हैं वैज्ञानिक कि पदार्थ होता है, मैटर डज एग्जिस्ट, और दशकों से परेशान हैं कि उस पदार्थ में से आखिरकार चेतना कैसे उत्पन्न हो जाती है।
यह बात ऐसी अजीब बात है कि किसी बांझ स्त्री को पुत्र उत्पन्न हो जाए और वह इस उत्पन्न हुए पुत्र के विवाह के लिए परेशान हो। या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी धोबी को यह भ्रम हो जाए कि उसके प्यारे दुलारे गधे के सिर पर 2 सींग हैं और वो इधर उधर भटकता फिर रहा है, दौड़ रहा है भागते हुए, कि मेरा शरीफ गधा बिगड़ गया है और मुझे सींग मारने को दौड़ता है। तो क्या पदार्थ होता ही नहीं है? आइए समझते हैं कि कैसे पदार्थ होता नहीं है, बल्कि पदार्थ को हम कल्पित किया करते हैं। बेशक वैज्ञानिक पिछले कुछ दशकों से हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की बातें कर रहे हों और उसके समाधान हेतु प्रयासरत हो, लेकिन अध्यात्मविदों ने इस बात को सहस्त्रों वर्षों तक चिंतन मनन किया है। यदि आप तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु का अपने पिता वरुण के साथ वार्तालाप पढ़ेंगे या फिर छांदोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु का अपने पिता आरुणि उद्दालक के साथ हुआ वार्तालाप पढ़ेंगे तो यही पाएंगे, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन वहाँ ऋषियों को आप इस हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस से उलझते नहीं, बल्कि सुलझते और दूसरे को सुलझाते हुए पाएंगे। उपनिषद तो अत्यंत प्राचीन साहित्य है, परंतु रामचरितमानस तो अभी कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व का साहित्य है। उसमें आई इस चौपाई से तो लगभग आप सभी अवगत ही होंगे। जड़ चेतन ही ग्रंथ ही पड़ गई, यद्यपि मूर्छा छूटत कठिनाई। अर्थात जड़ मैटर और चेतना कॉन्शियसनेस की गांठ पड़ गई है और गांठ झूठी है, परंतु गांठ खोलने में कठिनाई है। ये कठिनाई कुछ और नहीं, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है। अर्थात वैज्ञानिकों ने किसी नई बात पर विचार करना शुरू नहीं किया है, बल्कि ये बातें तो सदियों से इस भारतवर्ष में होती रही हैं। और सिर्फ बातें ही नहीं हुई हैं, बल्कि बातों का समाधान भी हुआ है। समाधान इस रूप में हुआ है कि पदार्थ का कहीं से कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैदिक ऋषियों ने उद्घोषणा की, एतत् सर्वम ही, अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह समस्त विश्व ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये तो हुई वैदिक ऋषियों की बात, परंतु हमें कैसे समझ में आए कि सब कुछ ब्रह्म अर्थात कॉन्शियसनेस है और पदार्थ का अस्तित्व नहीं है? आइए समझते हैं इस बात को, और समझना अत्यंत सरल है। जरूरत है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को त्याग तथ्यों को वैसा देखें, उन्हें स्वीकारें जैसे कि वस्तुतः वे हैं। आपके सामने एक सेब रखा है और आपकी यह सोच है कि सेब एक पदार्थ है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र स्थिति है तथा उसका एक भार है, रंग है, रूप है, उसमें स्थूलत्व सॉलिडिटी विद्यमान है। जब आप सामने देख रहे हैं तो जरा विचार करें कि बिना इस देखने के अनुभव के सेब है ऐसा कोई प्रमाण है? नहीं है। जब आप उसे छुएंगे तो बिना स्पर्श के अनुभव के स्थूलत्व का कोई प्रमाण है? नहीं है। आप छोटे बच्चे जैसे हो जाएं, भाषा से रहित, तो क्या आप सामने जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें विभिन्न वस्तुओं के होने की प्रतीति कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये सब कोई बौद्धिक वाग विलास की बातें नहीं हैं, बल्कि अभी जांचो, अभी परखो और अपने लिए निश्चित करो कि रंग, रूप, आकार, स्थूलत्व, सेब, यह सब आप आरोपित करते हो अपने शुद्ध देखने के और स्पर्श करने के अनुभवों पर। भाषा रहित छोटे बच्चे के सामने उस सेब को रखेंगे तो उसके लिए कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ की प्रतीति करने वाला कोई दृष्टा या कहे व्यक्ति भी वहां नहीं है। यदि आप भी ऐसे छोटे बच्चे बन जाएं, तो यह हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस सुलझ जाए, लेकिन आपके लिए।
पदार्थ के होने की कल्पना हमारी अपनी कल्पना है। पहले विज्ञान मानता है कि पदार्थ है, कि गधे के सिर पर सींग है, और फिर चित्कारता है कि अरे ये पदार्थ से चेतना कैसे प्रकट हो गई, कि गधा सींग मारने को दौड़ रहा है। विज्ञान की अपनी उपयोगिता, व्यवहारिकता, गरिमा, महिमा सब कुछ वंदनीय है, परंतु तभी तक जब बात इस जगत की हो जिसको कि वेदांत कल्पना कहता है। बात यदि सत्य की हो, आत्मा की हो, तो उस विषय में विज्ञान अत्यंत बौना है और इस विषय में वह कोई अधिकार ही नहीं रखता है कि कुछ कह सके, कुछ कर सके। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा अनेक वैज्ञानिक सूत्र एवं सिद्धांतों की खोज की गई। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही विज्ञान ने गति पकड़ी तो न्यूटोनियन फिजिक्स विकसित हुई। न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार कण का अस्तित्व है, पार्टिकल होता है और इन पार्टिकल से ही ब्रह्मांड की संरचना हुई है। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स की खोजों ने इन बातों की नींवें हिला दी, जब वैज्ञानिकों द्वारा यह पाया गया कि कण, पार्टिकल दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। कण के रूप में वह तभी होता है जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है, नहीं तो वह तरंग है। इसी बात से किसी भी पदार्थ के स्थूलत्व को चोट पड़ती है, क्योंकि कण नहीं तरंग है, ऐसा कहना हो जाएगा। तो क्या क्वांटम मैकेनिक्स सच के समीप पहुंची? ये सब सिद्धांत हैं जो कि इस मूलभूत अवधारणा पर टिके हुए हैं कि पदार्थ का अस्तित्व होता है। जहाँ तक अध्यात्म की बात है, वह तो तरंग को भी, विचार को भी, काम, क्रोधादि भावों को भी पदार्थ घोषित करता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पूर्व न्यू टेस्टामेंट बाइबल नया नियम से जीसस क्राइस्ट के कुछ वचन उद्धृत करना चाहेंगे। He called a little child and had him stand among them, and he said, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. यह जीसस का एक प्रसिद्ध वचन है। अनुवाद इस प्रकार से है। उसने अर्थात जीसस ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उन लोगों के सामने उसे खड़ा किया और उसने कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जब तक कि तुम बदलते नहीं और छोटे बच्चों की भांति नहीं हो जाते, तब तक कभी भी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बड़े बनने में नहीं, बल्कि छोटा बच्चा बनने में भलाई है। भाषा की रहितता इन देखने के, सुनने के ये जो अनुभव हैं, इनकी धारणा बनने पर रोक लगा देती है। और किस प्रकार से विराट स्तर पर चैतन्य का ही पटपसार है, कैसे कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ होकर कुछ भी नहीं हो रहा है, यह बोध स्पष्ट होता है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन इस प्रकार से तीनों के रूप में प्रतिभासित होकर भी वह विकार रहित शुद्ध है, क्योंकि वह अद्वैत है, स्वयं को स्वयं से जान रही है। ये है चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस विद्यमान हो सकती है, परंतु कॉन्शियसनेस के लिए कोई हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।